Hello students and welcome to lecture 8 of Computer Science paper 2 Programming Technique and Introduction to C. In previous lecture unit 2 is completed. पिछले लेक्चर में हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो गया था जिसमें हमने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट्स, व्हाट इज फ्लो चार्ट एंड फ्लो चार्ट्स के सिंबल्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट हमने देखा था. इस लेक्चर में हम यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है इंट्रोडक्शन टू सी. सो लेट्स सी द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो. So content of this video is we are starting unit 3. यूनिट 3 में स्टार्ट कर रही हूँ. इसमें फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू सी, सेकेंड होगा सी कैरेक्टर सेट एंड थर्ड होगा कीवर्ड. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू सी. सो इंट्रोडक्शन टू सी ये हमारा थर्ड यूनिट है और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट जो सेमेस्टर है उसमें आपको सी को ही पढ़ना है. तो ये बेसिक है सी का, सी लैंग्वेज का बिल्कुल बेसिक है. इंट्रोडक्शन दिया गया है यहाँ पर कि उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, कौन कौन से कंडीशनल स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं. तो वो इंट्रोडक्शन टू सी के अंदर हमारा पूरा रहेगा और नेक्स्ट जो सेमेस्टर आपका होगा उसमें पूरा सी जो है वो आपका कवर हो जाएगा. सी लैंग्वेज जो है वो पूरी कवर हो जाएगी. तो सी इज़ अ जनरल पर्पज़ हाई लेवल लैंग्वेज दैट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय डेनिस रिचे फॉर द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. सी जो थी ये एक जनरल पर्पस लैंग्वेज थी, हाई लेवल लैंग्वेज थी. हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में आती है सी लैंग्वेज एंड दैट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय डेनिस रिचे. यहाँ पर जो आप फोटो देख रहे हो वो है मिस्टर डेनिस रिचे का, जिनको हम फादर ऑफ सी लैंग्वेज बोलते हैं. तो जो सी लैंग्वेज थी इसको डेनिस रिचे ने क्यों बनाया था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ था. It was first implemented on the Digital Equipment Corporation PDP-11 कंप्यूटर in 1972. तो पहली बार जो है सी लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट किया गया था PDP-11 कंप्यूटर in 1972 में. किसके द्वारा? डेनिस रिची के द्वारा. The Unix operating system and virtually all Unix applications are written in the C language. तो ये जो Unix हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं, यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वैसे ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है. तो ये वर्चुअली और ऑल यूनिक्स एप्लीकेशन, जितने भी यूनिक्स के एप्लीकेशंस है वो सभी किस में लिखे गए हैं? सी लैंग्वेज में. सी हैज़ नाउ बिकम्स अ वाइडली यूज प्रोफेशनल लैंग्वेज फॉर वेरियस रीजन. सी जो है अभी प्रोफेशनल लैंग्वेज फॉर वेरियस. तो प्रोग्रामिंग का जो बेसिक हम आज भी मानते हैं, हम सी लैंग्वेज को ही मानते हैं. कुछ स्टूडेंट्स का जो है फर्स्ट ईयर में जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो ट्वेल्थ में उनका बैकग्राउंड था कंप्यूटर साइंस, उन्होंने C++ पढ़ा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का नहीं है. तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? वापस से पीछे जा रहे हैं. जहाँ पर हमारी प्रोग्रामिंग की शुरुआत होती है वो होती है सी लैंग्वेज. आज भी आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यूज़ के लिए जाओगे तो आपको बेसिक लैंग्वेजेस के लिए आपको सी और C++ ही पूछा जाता है. तो बेसिक जो है प्रोग्रामिंग का हमारा कहाँ से शुरू होता है? सी लैंग्वेज से. तो ये एक प्रोफेशनल लैंग्वेज, बहुत सारे रीजंस की वजह से इसको प्रोफेशनल लैंग्वेज के इसमें यूज़ किया जाने लगा. बिकॉज इट इज़ यूज टू डेवलप इन स्मॉल एप्लीकेशंस. स्मॉल सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए हम सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. तो कौन कौन से रीजंस है जिसकी वजह से इसको प्रोफेशनल लैंग्वेज बोला जाता है? तो फर्स्ट है इट इज़ ईजी टू लर्न. सेकेंड इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज. बहुत ईजी होती है सी लैंग्वेज लर्न करने के लिए और ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है. आपने सुना होगा C++ जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन सी जो है वो कैसी है? स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है. तो यहाँ पर हमारा फोकस किस पे होता है? स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है फोकस, यहाँ पर जो होता है फोकस हमारा प्रोसीजर पे होता है रादर देन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोकस ना करके प्रोसीजर के ऊपर ध्यान देते हैं कि हमें क्या अचीव करना है और उसमें कौन सा प्रोसीजर आएगा. नेक्स्ट है इट प्रोड्यूसेस इफिशिएंट प्रोग्राम. ये बहुत इफिशिएंट प्रोग्राम प्रोड्यूस करता है. बहुत इजीली प्रोग्राम समझ में आपको आ जाएंगे, ज़्यादा आपको कॉम्पैक्ट कोडिंग हो जाती है इसकी वजह से. नेक्स्ट है इट कैन हैंडल लो लेवल एक्टिविटीज़. ये लो लेवल एक्टिविटीज़ को भी हैंडल कर सकता है. एंड फिफ्थ है इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन वेराइटी ऑफ कंप्यूटर्स. मीन्स पोर्टेबल है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर आप इजीली लेके जा सकते हो और वहाँ पर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, कंपाइल कर सकते हो. तो इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन वेराइटी ऑफ कंप्यूटर्स. तो यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हो ये है मिस्टर डेनिस रिचे जो है फादर ऑफ सी लैंग्वेज. आफ्टर दैट फैक्ट्स अबाउट सी. अब फैक्ट सी के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो हम देखते हैं क्या क्या फैक्ट्स हैं सी के बारे में. तो सी वॉज इन्वेंटेड टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स.
ये जो सी लैंग्वेज थी इसको इन्वेंट किया गया था एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, जैसे कि यूनिक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो पूरी सी लैंग्वेज में बनी हुई है। तो सी लैंग्वेज जो है ये इन्वेंट किया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ये सोचा नहीं गया था कि ये लैंग्वेज जो है ये बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आगे जाकर हो जाएगी, इसे सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करने के लिए बनाया गया था। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम? जस्ट लाइक माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के अंदर एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके घर में जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आती है उसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो सी लैंग्वेज जो है ये इन्वेंट की गई थी एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करने के लिए कॉल्ड यूनिक्स। सी इज द सक्सेसर ऑफ बी लैंग्वेज विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड 1970। कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका नाम सी लैंग्वेज क्यों है। तो सी लैंग्वेज के पहले एक लैंग्वेज थी बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज को हम लोग बोलते थे बिगिनर्स लैंग्वेज। तो बिगिनर्स लैंग्वेज को हम शॉर्ट फॉर्म में बी लैंग्वेज बोलते थे और उसी को एडवांस करके उसी को इवॉल्व करके हमने सी लैंग्वेज बनाई थी, इसलिए सी इज अ सक्सेसर ऑफ बी लैंग्वेज। तो बी लैंग्वेज पहले से प्रेजेंट थी बिगिनर्स लैंग्वेज, उसके बाद हमने सी को इन्वेंट किया बी के ऊपर, बी को इन्वॉल्व करके, इसीलिए इसको सी लैंग्वेज कहते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि वाई इट इज कॉल्ड सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज ही नाम क्यों दिया गया? क्योंकि A to Z तो अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इनमें से सिर्फ सी लैंग्वेज सी अल्फ़ाबेट को क्यों यूज़ किया लैंग्वेज के लिए सी लैंग्वेज? तो इसका आंसर ये है कि इसके पहले बी लैंग्वेज थी, दैट इज़ बिगिनर्स लैंग्वेज, और उसके बाद उसी को इवॉल्व करके इस लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया था, इसलिए इसको नाम दिया गया सी लैंग्वेज। तो विच वॉज इंट्रोड्यूस अराउंड 1970। सी इज द सक्सेसर ऑफ बी लैंग्वेज और इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया? 1970 में। द लैंग्वेज वॉज फॉर्मलाइज्ड इन 1988 बाय द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट NC। ये जो लैंग्वेज थी इसको फॉर्मलाइज किया गया 1988 में अमेरिकन स्टैंडर्ड ANSI से, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से। बाय 1973 यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलमोस्ट टोटली रिटन इन सी। 1973 में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो थी वो पूरी तरीके से किस में लिखी गई थी? सी लैंग्वेज में, टोटली रिटर्न इन सी लैंग्वेज। टुडे सी इज द मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए बोल रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिजाइन करने के लिए हम मोस्ट वाइडली कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? सी लैंग्वेज। तो टुडे सी इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसीलिए मैंने बोला कि अभी भी अगर आप कंपनीज में जाओगे तो आपको बेसिक में सी और C++ ही पूछा जाता है। आपको सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज आपको बेसिक में आना ही चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर हैव बीन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सी। बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सी लैंग्वेज का यूज करके ही बने हैं। आफ्टर दैट बाय टू यूज सी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हम सी लैंग्वेज को क्यों यूज करें? तो सी वॉज इनिशियली यूज्ड फॉर सिस्टम डेवलपमेंट वर्क। यहाँ पर हमने अभी बोला था कि सी को इनिशियली किस लिए इन्वेंट किया गया था? ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। तो इन पर्टिकुलर द प्रोग्राम्स दैट मेकअप द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर पर्टिकुलर प्रोग्राम्स किसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करने के लिए। तो इनिशियली सी वॉज यूज्ड फॉर सिस्टम डेवलपमेंट। C was adopted as a system development language because it produced code that runs nearly as fast as code written in assembly language. तो C लैंग्वेज को हमने सिस्टम डेवलपमेंट के लिए क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इट प्रोड्यूस कोड दैट रन्स नियरली एज फास्ट एज कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। जिस तरीके से हम असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखते हैं वो इतने फास्ट एग्जीक्यूट होता है, उसी तरह सी लैंग्वेज में भी जो कोडिंग हम लिखते हैं वो उसी तरीके से फास्टली एग्जीक्यूट हो जाती है। तो सम एग्जांपल्स ऑफ द यूजेस ऑफ सी माइट बी। सी के कौन कौन से यूजेस हैं या फिर कुछ क्या चीज़ें हम बना सकते हैं सी लैंग्वेज का यूज़ करके, वो देखते हैं। तो पहला तो है ऑपरेटिंग सिस्टम। सी का इन्वेंट ही ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए होता है, इन्वेंशन ही सी ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए हुआ था। नेक्स्ट है लैंग्वेज कंपाइलर्स। यहाँ पे कंपाइलर्स को डिज़ाइन, दूसरी लैंग्वेजेस के कंपाइलर्स को डिज़ाइन करने के लिए भी हम सी का यूज़ कर सकते हैं। असेंबलर, जैसे बोला असेंबली लैंग्वेज में जितना फास्ट कोडिंग होता है उसी तरीके के सी लैंग्वेज में भी होता है, तो इसको हम एज अ असेंबलर भी यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट स्पूलर भी यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्क ड्राइवर्स के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, मॉडर्न प्रोग्राम्स डिज़ाइन करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेसेस बनाने के लिए भी, डिज़ाइन करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, एंड यूटिलिटीज़ के लिए भी हम सी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर द फैक्ट्स अबाउट सी। नाउ वी विल सी कैरेक्टर सेट।
अब किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले उसके बेसिक जो होती है वो हमें सीखनी होती है, तो वो उसको हम बोलते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो तो उसमें भी बेसिक लैंग्वेज होता है, बेसिक जो होता है उसका क्या होता है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स एंड कैपिटल अल्फ़ाबेट्स एंड देन ग्रामर। तो ये उसका बेसिक होता है किसी भी लैंग्वेज को, मराठी ले लो, हिंदी ले लो, कौन सी भी लैंग्वेज ले लो आप, उसका आपको वहाँ पर क्या सीखना पड़ेगा, पहले तो उसके अल्फ़ाबेट्स देखने पड़ेंगे जो हम यूज़ करते हैं बोलने के लिए, और साथ साथ में उसके मात्राएं, फिर उसके बाद में आता है ग्रामर, वो भी हमें देखना पड़ता है किसी भी लैंग्वेज को। तो उसी तरीके से कंप्यूटर लैंग्वेज जो है उसको भी सीखने के लिए कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, तो वो हमें सीखने पड़ते हैं, विदाउट उसके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसमें जो पहला बेसिक एलिमेंट है कि सी लैंग्वेज का, वो है सी कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट का मतलब है कि हम किन सिम्बॉल्स को यूज़ करके हम कोडिंग करते हैं। तो एज एवरी लैंग्वेज कंटेन्स अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स यूज टू कंस्ट्रक्ट वर्ड्स, स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा। हर लैंग्वेज जो है वहाँ पर उसके पास कैरेक्टर्स होते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए वर्ड्स और स्टेटमेंट को। जैसे कि अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश के वर्ड्स बनाने के लिए हमारे पास A to Z कैपिटल लेटर्स है, स्मॉल लेटर्स है, जिनका यूज़ करके हम वर्ड्स और स्टेटमेंट्स बनाते हैं। उसी तरीके से हिंदी में हमारे पास वर्णमाला होती है, स्वर्ण होते हैं, जिनका यूज़ करके हम वर्ड्स बनाते हैं और स्टेटमेंट्स भी बनाते हैं। तो सी लैंग्वेज ऑल्सो हैज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स विच इंक्लूड अल्फ़ाबेट, डिजिट्स एंड स्पेशल सिम्बॉल। तो इसी तरीके से सी लैंग्वेज के अंदर भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिम्बॉल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सी लैंग्वेज सपोर्ट्स अ टोटल ऑफ 256 कैरेक्टर्स। तो सी लैंग्वेज के पास कितने कैरेक्टर्स हैं, पूरे 256 कैरेक्टर्स हैं। तो अब वो कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। एवरी सी प्रोग्राम कंटेन्स स्टेटमेंट। हर सी प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, स्टेटमेंट्स होती हैं, एंड दिस स्टेटमेंट्स आर कंस्ट्रक्टिंग यूजिंग वर्ड्स एंड दिस वर्ड्स आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम सी कैरेक्टर सेट। तो सी प्रोग्राम जो है वो किससे बना होता है, स्टेटमेंट से, और हर स्टेटमेंट के अंदर क्या वर्ड्स बने होते हैं, वर्ड से बने होते हैं। स्टेटमेंट मीन्स व्हाट, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तो स्टेटमेंट जो है वर्ड्स एंड दिस वर्ड्स आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग सी कैरेक्टर सेट। तो देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टर सेट है। सी लैंग्वेज कैरेक्टर सेट कंटेन्स द फॉलोइंग सेट ऑफ कैरेक्टर्स। फर्स्ट इज अल्फाबेट्स, सेकेंड इज डिजिट्स, थर्ड इज ऑपरेटर्स, फोर्थ इज वाइट स्पेसेस, fifth is delimiters and sixth is spatial symbol. So let's start with the first topic, that is alphabets. So first is alphabets. C language supports all the alphabets from the English language lower and uppercase letters together supports 52 alphabets. तो हमारे कैपिटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, एक ABCD के 26 होते हैं, तो 26 + 26 दैट इज 52। तो सी लैंग्वेज इंग्लिश के अंदर लेटर्स आते हैं वो सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है वो सपोर्ट करता है किसके अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पर लोअर केस और अपर केस, व्हाट डू मीन बाय लोअर केस एंड अपर केस, स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स। तो कितने के अल्फ़ाबेट्स आते हैं, 52 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो लोअर केस लेटर A to Z और इनकी आस्की वैल्यू फ्रॉम 65 to 90। इनकी आस्की वैल्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड जो वैल्यू है, जो आपने IT में मैडम ने आपको पढ़ाया होगा, गौरी मैडम ने, तो उसमें आपने देखा होगा कि आस्की वैल्यूज़ क्या होती है, 65 to 90 जो है A to Z की जो वैल्यू है, स्मॉल A to Z की। देन अपर केस लेटर्स आते हैं कैपिटल A to Z, आस्की वैल्यू इसकी स्टार्ट होती है 97 to 122। आफ्टर दैट सेकेंड जो टॉपिक है वो है डिजिट्स। सी लैंग्वेज सपोर्ट्स 10 डिजिट्स विच आर यूज टू कंस्ट्रक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज इन सी लैंग्वेज। 10 डिजिट्स है हमारे पास जो हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में। तो डिजिट्स कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसकी आस्की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, 48 to 57। आफ्टर दैट ऑपरेटर्स। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है सी कैरेक्टर सेट का वो है ऑपरेटर। तो सी सपोर्ट्स अ रिच लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स, फॉलोइंग्स आर द फ्यू वन। बहुत सारे रिच मतलब ऑपरेटर्स जो है, बहुत सारे ऑपरेटर्स जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर है। ऑपरेटर्स के मामले में सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा रिच है, और उसमें से कुछ जो ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। प्लस वो हमें पता है प्लस करने के लिए यूज़ करते हैं, माइनस करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन और एस्ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए और पॉइंटर्स डिज़ाइन करने के लिए। नेक्स्ट है डिवीज़न करने के लिए। मॉड ऑपरेटर किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, डिवीज़न ऑपरेटर कब यूज़ करते हैं, जब हमको क्वेश्चन चाहिए होता है, और जब मॉड ऑपरेटर कब यूज़ करते हैं, जब हमें रिमाइंडर पता करना होता है, तब हम मॉड ऑपरेटर का। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है डिवीज़न और मॉड ऑपरेटर में।
डिवीज़न से हम क्वेश्चन पता करते हैं, और मॉड ऑपरेटर से हम क्या पता करते हैं, रिमाइंडर। फिर लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अब हम जब बुक में लिखते हैं तो नॉट इक्वल टू हम इक्वल टू लिख के उसके ऊपर से एक लाइन क्रॉस कर देते हैं, बट कंप्यूटर के अंदर ये सिंबल नहीं होता है, तो हम वहाँ पर सिंबल यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन एंड इक्वल टू, दैट इज कॉल्ड नॉट इक्वल टू। देन आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर हम लोग कब ऑपरेटर ओवरलोडिंग के टाइम पे करते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं डिस्ट्रक्ट करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो ये ऑपरेटर्स हैं सी लैंग्वेज के अंदर, कुछ बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं बट यहाँ पर हमने थोड़े से ही देखे। आफ्टर दैट वाइट स्पेसेस, फोर्थ जो टॉपिक था सी कैरेक्टर सेट का वो है वाइट स्पेसेस। एनी कैरेक्टर दैट प्रोड्यूस ब्लैंक स्पेस व्हेन प्रिंटेड इट्स कॉल्ड एज वाइट स्पेस। जब भी कोई ब्लैंक स्पेस हम प्रिंट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं वाइट स्पेस। के एनी कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर के बाद अगर हम वाइट स्पेस दे रहे हैं, खाली जगह छोड़ रहे हैं, स्पेस दबा रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं वाइट स्पेस और ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस, टैब्स, न्यू लाइन कैरेक्टर्स मेक्स अप द ग्रुप ऑफ वाइट स्पेसेस। कभी हम एक लाइन लिखते हैं और बीच में उसको एंटर करके नीचे आ जाते हैं, तो आगे की पूरी लाइन ब्लैंक हो जाती है, खाली रहती है। तो ब्लैंक स्पेसेस, टैब्स, न्यू लाइन कैरेक्टर्स मेक्स अप द ग्रुप ऑफ वाइट स्पेसेस। तो वहां पर जो खाली जगह बची है वो क्या फॉर्म कर रही है, ग्रुप ऑफ वाइट स्पेसेस कैरेक्टर। वाइट स्पेस कैरेक्टर इज यूज टू सेपरेट एडजेसेंट वर्ड्स एंड यूज ऑफ देम मेक प्रोग्राम इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। ये जो ब्लैंक स्पेसेस हम अब सपोज अब अगर आपको बोला जाए कि A to Z जो है वो बिना स्पेस डाले आप कंटिन्यू में लिखो, 26 लेटर्स आप कंटिन्यू लिखोगे तो आप उसको पढ़ भी नहीं सकते हो। तो प्रोग्राम को रीडेबल फॉर्म में या फिर हमारे स्टेटमेंट को रीडेबल फॉर्म में बनाने के लिए हम वाइट स्पेसेस का यूज करते हैं। तो कैरेक्टर वाइट स्पेस कैरेक्टर इज यूज टू सेपरेट एडजेसेंट वर्ड एंड यूज ऑफ देम मेक प्रोग्राम इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। सम ऑफ द वाइट स्पेसेस कैरेक्टर्स आर ब्लैंक स्पेस। पहला तो है ब्लैंक स्पेस, आपने सिर्फ स्पेस दबा दिया। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल टैब, नेक्स्ट है वर्टिकल टैब, न्यू लाइन एंड फॉर्म फीड। ये जो है वाइट स्पेसेस कैरेक्टर्स। आफ्टर दैट डेलिमिटर्स। अब डेलिमिटर सिंबल्स जो है वो डेलिमिटर्स का काम क्या होता है कि आपको बताने का है कि आप अपने स्पेशल सिंबल्स होते हैं इनका यूज हम करते हैं, जैसे पैरेंथेसिस हो गए, कर्ली ब्रेसेस हो गए, स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गए, सेमीकोलन हो गया, कॉमा हो गया, कोलन हो गया। इनका यूज हम किस लिए करते हैं, इनको हम बोलते हैं डेलिमिटर्स। तो डेलिमिटर सिंबल्स क्या है, पहला क्या है हैश, कॉल्ड एज हैश, इसको हम हैश बोलते हैं, एंड यूज्ड इन प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी क्या होता है, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड iostream.h, iostream.h इन C++। तो हैश हम किस लिए लगाते हैं, क्योंकि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है, पहले से ही बनी हुई है, इसको हमने नहीं बनाया है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं हैश, यूज्ड इन प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। नेक्स्ट आते हैं पैरेंथेसिस, जो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस, यूज्ड इन फंक्शन और एंड एक्सप्रेशन। जब हम कोई फंक्शन ऐड एंड फंक्शन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट जब हम देते हैं तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कहाँ पर, जो मैथ्स के इसमें यूज करते हैं a+b इंटू सी, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट का a+b को हम ब्रैकेट में डालेंगे एंड मल्टीप्लीकेशन इंटू सी। तो आफ्टर दैट कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस यूज्ड इन डिफाइन स्कोप ऑफ स्टेटमेंट। हमें पता है कि जब भी हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट किससे करते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन करने से, और क्लोज किससे करते हैं, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करने से। तो यूज्ड इन डिफाइन स्कोप ऑफ स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का स्कोप कहाँ तक है, कहाँ तक रहेगा, वो हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करके डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो यूज्ड फॉर एरे डिक्लेरेशन। अब हम एरे क्या है ये अब हम आगे देखेंगे, एरे जो होता है। तो एरे डिक्लेरेशन के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का, जिनका कंप्यूटर साइंस था उनको पता होगा कि व्हाट इज एरे। तो यूज्ड फॉर एरे डिक्लेरेशन। देन आते हैं सेमीकोलन, यूज्ड टू डिटरमाइन स्टेटमेंट्स, टर्मिनेट स्टेटमेंट। जब भी हमको कोई स्टेटमेंट, हमें पता है कि सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी स्टेटमेंट हमें ख़त्म करनी है, टर्मिनेट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेमीकोलन करके एंटर करते हैं तो हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। तो जहाँ पर सेमीकोलन हो गया वो हो गया एंड ऑफ द स्टेटमेंट। देन आते हैं कोलन, कोलन इज यूजफुल फॉर लेबल। हम इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिखते हैं तो उसके बाद कोलन लगा देते हैं, किस लिए, क्योंकि वो एक लेबल है उसको डिफाइन करने के लिए। तो कोलन का यूज क्या है, इट इज यूज्ड फॉर लेबल। नेक्स्ट है कॉमा, यूज्ड फॉर वेरिएबल सेपरेटर, हम इसको एज अ वेरिएबल सेपरेटर जो है यूज करते हैं। आफ्टर दैट लास्ट जो टॉपिक है सी कैरेक्टर सेट का वो है स्पेशल सिंबल्स। और भी स्पेशल सिंबल्स हैं हमारे इसमें, वो क्या है वो हम देखते हैं। एम्परसेंड, सिंगल इन्वर्टेड, अंडरस्कोर, $,
कॉन्केटिनेट लाइंस एंड डबल इन्वर्टेड, ये है स्पेशल सिम्बॉल्स जो हम हमारे कंप्यूटर के सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के सी लैंग्वेज का जब हम प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं उसमें हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं. सो दीज आर द कैरेक्टर सेट्स ऑफ द सी लैंग्वेज. आफ्टर दैट लेट्स सी कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स. कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं. कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो पहले से ही डिज़ाइन है, इसको आप नहीं बनाते हो. ये सिस्टम जब डेनिस रिचे ने सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया था उसी समय उन्होंने कुछ रिजर्व वर्ड्स बनाए थे. तो वो होते हैं कीवर्ड्स जो पहले से ही डिज़ाइन है, इनको हम नहीं बनाते हैं. तो कीवर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच हैव अ सिग्निफिकेंट मीनिंग टू द कंपाइलर एंड विच वन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल और आइडेंटिफायर नेम. ये जो कीवर्ड्स हैं ये पहले से ही बने होते हैं और इनका कोई ना कोई मीनिंग होता है कंपाइलर के लिए, और इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल और आइडेंटिफायर. वेरिएबल का नाम भी नहीं यूज़ कर सकते हैं हम, और एज अ आइडेंटिफायर नेम भी हम इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं. तो ये रिजर्व, इसलिए इनको बोला है रिजर्व वर्ड्स. C supports total 32 reserve words, out of which 5 keywords are defined by NC committee, while rest of 27 keywords are defined by Dennis Ritchie. तो कितने कीवर्ड, कितने रिजर्व वर्ड्स हैं, सी लैंग्वेज कितने कीवर्ड को सपोर्ट करता है, 32 रिजर्व वर्ड्स हैं. यहाँ पर 5 जो है वो एनसी कमिटी ने डिफाइन किए हुए हैं, और बाकी के 27 डेनिस रिची ने जब इन्वेंट किया था सी लैंग्वेज को तब उन्होंने बनाए थे. Keywords are predefined preserved words used in programming that have special meaning to the compiler. ये पहले से ही प्रीडिफाइन है और यूज्ड इन प्रोग्रामिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रिंटफ है, स्कैनफ है, इंट है, फ्लोट है. ये रिजर्व वर्ड्स है, पहले से ही बनाए हुए हैं और इनका कुछ ना कुछ स्पेशल मीनिंग होता है कंपाइलर के लिए. नेक्स्ट इज कीवर्ड्स आर पार्ट ऑफ सिंटैक्स एंड दे कैनॉट बी यूज्ड एज अ आइडेंटिफायर. ये पार्ट ऑफ सिंटैक्स हैं और हम इसको एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते हैं. व्हाट डू मीन बाय आइडेंटिफायर, वेरिएबल के नाम के रूप में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. आइडेंटिफायर, सपोज आइडेंटिटी, अब आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका नाम है. तो जब हम प्रोग्राम करते हैं सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन का. तो हम आइडेंटिफायर्स का यूज़, आइडेंटिफायर्स का नाम जो है वो कीवर्ड्स के नाम पर नहीं रख सकते हैं. कीवर्ड्स को हम एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं वो हम देखते हैं. तो लिस्ट ऑफ रिजर्व वर्ड्स यहाँ पर है. ऑटो, डबल एक कीवर्ड है, कीवर्ड है जो कि हम डेटा टाइप के अंदर यूज़ करते हैं. इंट भी कीवर्ड है. स्ट्रक्ट जो है जस्ट लाइक क्लास के जैसा होता है, स्ट्रक्चर हम डिज़ाइन करते हैं. ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, इनम, रजिस्टर, टाइप डेफ, केयर, एक्सटर्न, रिटर्न, यूनियन, कंटिन्यू, फॉर, साइन, वॉइड, डू, इफ, स्टैटिक, वाइल, डिफॉल्ट, गो टू, साइज ऑफ, वोलाटाइल, कॉन्स्टेंट, फ्लोट, शॉर्ट, अनसाइंड. तो टोटल कितने हैं, 32, जिसमें से 27 डेनिस रिचे ने बनाए थे और बाकी के 5 जो है वो किसने बनाए थे, एनसी कमिटी ने डिफाइन किए हुए थे. तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, तो ये रिजर्व वर्ड जो होते हैं ये हमेशा स्मॉल लेटर से ही शुरू होंगे. अगर आपने इसको कैपिटल लेटर में लिख दिया तो कंपाइलर इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, इसीलिए कीवर्ड जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं. अब ये जो है, ये जो यहाँ पर कीवर्ड्स हैं, हम जैसे जैसे हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर जाते जाएंगे हमको उनका मीनिंग पता चलता जाएगा. यहाँ पर तो सिर्फ लिस्ट हम देख रहे हैं कि इतने 37 जो है यहाँ पर रिजर्व वर्ड्स हैं. तो जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एक एक जो वर्ड्स आते जाएंगे कीवर्ड्स के, हम उसका मीनिंग भी देखते जाएंगे. तो यहाँ पर हमने आज के जो वीडियो है उसमें हमने क्या क्या देखा, सी का इंट्रोडक्शन, सी का कैरेक्टर सेट एंड रिजर्व वर्ड्स. नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल, डेटा टाइप्स एंड टाइप कास्टिंग. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है सी कैरेक्टर सेट का वो खत्म हो जाएगा. तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट है 3rd वो खत्म हो जाएगा. सो थैंक यू.